Morning everyone. Let me start chapter number 10, Kepler's laws of planetary motion. This comes in unit 4. So last time we have discussed there are three laws given by Kepler for the planetary motion. First is each planet describes an ellipse having the sun as its focus. जैसे planet sun के about revolve करता है तो उसके इसमें जो path होगा path is an ellipse. Next is it sweeps out equal area in equal time. जो प्लैनेट है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है. एंड थर्ड इज स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड मीन्स टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मेजर एक्सिस मीन्स 2a का होल क्यूब. ठीक है. Next is Newton's laws of motion. Suppose there are two particles of masses m1 and m2 and r is the distance between them. Then f is proportional to m1 into m2. F is inversely proportional to 1 upon r square. अगर कोई भी हम दो पार्टिकल लेते हैं then every particle is every particle attract every other particle. तो इसका मीनिंग उनके बीच में एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है. सो इस केस में एफ फोर्स की वैल्यू दोनों को कंबाइन करेंगे. देन इट इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर और प्रोपोर्शनल का साइन हटा के एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज g. सो एफ इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर वेयर कैपिटल G इज कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. और g की वैल्यू 6.66 इंटू 10⁻⁸ इन डाइन्स एंड 6.66 इंटू 10⁻11 इन MKS system. Next is the deductions from Kepler's law. So deductions from the first law. Since central orbit is an ellipse. अभी यहाँ हमने बताया कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल ऑर्बिट है वो आपका एलिप्स होगा. सो एलिप्स के केस में हमने चैप्टर नंबर 9 में फोर्स फाइंड आउट किया था. सो फोर्स वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. सो इस केस में हम कंक्लूड कर सकते हैं. सो इन दिस केस फोर्स हमारा फोर्स पर यूनिट मास होता है. सो इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो दिस मीन्स वी कैन से एक्सेलरेशन ऑफ ईच प्लैनेट towards the sun varies inversely as the square of its distance from the sun. Next is Kepler's second law. Second law के according it says that radius vector drawn from the sun to a planet sweeps out equal area in equal time. सो इसका मीनिंग है जब आप फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया तो इसका मीनिंग होता है चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है दिस मीन्स वी कैन से दैट रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज कांस्टेंट. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट. और इस केस में आपको पता है सेंट्रल ऑर्बिट के केस में जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर. तो इसका मीनिंग रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया कांस्टेंट एंड इट इज ओनली इन सेंट्रल ऑर्बिट. ये सिर्फ सेंट्रल ऑर्बिट के केस में ही होता है. सो दिस मीन्स वी कैन कंक्लूड दैट इन दिस केस ऑल्सो एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैनेट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन. नाउ थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 2a का होल क्यूब वेयर 2a इज द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट. नाउ टी का फॉर्मूला लिखते हैं. नाउ वी नो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया का मीनिंग क्या होगा. चेंज ऑफ एरिया अपॉन टाइम. टाइम को आप राइट में शिफ्ट कर दो और रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया को डिवाइड में. सो यहाँ से टी की वैल्यू आएगी एरिया ऑफ एलिप्स अपॉन में रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया. यहाँ एरिया ऑफ एलिप्स इसलिए आया है बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड कैपिटल टी टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मीनिंग टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल. तो इसका मीनिंग यहाँ जो वो एरिया कवर करेगा दैट इज द कंप्लीट एरिया ऑफ एलिप्स. ठीक है. नाउ कंप्लीट एरिया ऑफ एलिप्स इज पाई AB एंड रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया इज h/2. 2 को न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दो सो वैल्यू आ जाएगी. h की वैल्यू पुट करते हैं √μL. L इज सेमी लेटेस्ट सेक्टम सो इट्स वैल्यू इज b स्क्वायर अपॉन a. यहाँ से b स्क्वायर आपका रूट से बाहर आके b बनेगा. b से b कैंसिल और a को ऊपर शिफ्ट कर दो सो इट बिकम a की पावर 3/2. ठीक है. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड सो इट बिकम t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर a क्यूब अपॉन म्यू. और यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ऊपर 8 आ जाएगा और 8a क्यूब को हम लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब. ठीक है. सो यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू उसके इक्वल आ रही है और अभी हमने प्रूव किया हुआ है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 2a का होल क्यूब. तो उसका मीनिंग है दिस पाई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू इज कांस्टेंट. दिस मीन्स
pi square upon 2 mu is constant. Pi value is fixed 3.14. This means mu is also fixed. तो यहाँ से हम शो करते हैं एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन म्यू इज सेम फॉर ऑल द प्लैनेट. इसका मीनिंग है सभी प्लैनेट्स के लिए म्यू की वैल्यू भी सेम होगी. नेक्स्ट इज, अब ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से आएगा, व्हाट आर द डिडक्शंस ऑफ द कैपलर्स 3 लॉज. तो आप उसमें वन बाय वन, ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, आप दो दो लाइन में लिख सकते हैं. जैसे आपने यहाँ फर्स्ट लाइन लिखी कि सेंट्रल ऑर्बिट from the Kepler's first law, path described by the planet around the sun is ellipse. So in the this is so for the ellipse, force of attraction varies inversely as the square of the distance. So this is the conclusion. ठीक है. Now next article is to establish the equivalence of Kepler's laws of planetary motion and Newton's laws of gravitation. नेक्स्ट हमें यहाँ बताना है जो कैपलर्स लॉ है एंड न्यूटन्स लॉ, बोथ आर इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंट का मीनिंग है कैपलर्स लॉ इम्प्लाइज न्यूटन्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ इम्प्लाइज कैपलर्स लॉ. ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है. सो फर्स्ट वी कंसीडर कैपलर्स लॉ एंड प्रूव द न्यूटन्स लॉ. नेक्स्ट वी कंसीडर न्यूटन्स लॉ देन प्रूव द कैपलर्स लॉ. ठीक है. So first we deduce the Kepler's law from Newton's law of gravitation. Means first time हम consider कर रहे हैं Newton's law of gravitation consider करके चल रहे हैं और यहाँ से Kepler's के तीनों laws को हम reduce करेंगे. ठीक है. So उसके लिए consider करते हैं take sun as fixed particle in space as center and its position at O. इसकी position O consider कर ली. OX is the initial line, P is the position of particle at any time T. इसके polar coordinate R और थीटा, O से P की distance R consider कर ली. इस केस में जो आपका force होता है it is towards the center O. ठीक है. So यही आपको wording में लिख देंगे. Take sun as fixed point at O as center. P of r theta be the position of planet at any time t. Then by Newton's law of gravitation, F is the force per unit mass. Then F is equal to g m1 m2 upon r square होता है. इस केस में g आपका कांस्टेंट, एक प्लैनेट और एक सन, दो चीजें, तो दोनों का जो मास होगा वो भी आपका फिक्स होगा. सो m1 m2 भी फिक्स हो गए, तो इसे हमने एक कांस्टेंट म्यू ले लिया. ठीक है. सो F is equal to म्यू अपॉन r स्क्वायर वेयर म्यू इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट. अब यहाँ से हम पहले फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे. फर्स्ट लॉ के लिए हमें प्रूव करना है पाथ इज एन इलिप्स. ठीक है. सो उसके लिए हमें पाथ फाइंड आउट करना है. पाथ के लिए हम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वी कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इज डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर. नेक्स्ट एफ की वैल्यू पुट कर दो. यहाँ यू दे रखा है तो यू की टर्म्स में पुट करेंगे. आर की वैल्यू पहले 1 अपॉन यू पुट करते हैं. सो इट बिकम म्यू इंटू यू स्क्वायर. यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल, सो रिमेनिंग इज म्यू अपॉन एच स्क्वायर. इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो एंड दिस इज इक्वल टू 0. अब इसे हमने एक ब्रैकेट में रखा. यहाँ भी आपका u दे रखा है. u की जगह हम u माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बिकॉज जब आप इसे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये डबल डेरिवेटिव u के साथ आएगा तो यही टर्म आ जाएगी, और जब कांस्टेंट के साथ आता है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है. सो ये वाली टर्म आपकी c के इक्वल होगी. ठीक है. आप इस वाले फैक्टर को हम x सपोज कर लेते हैं. लेट x इक्वल टू u माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर. सो दिस इक्वेशन बिकम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0. यहाँ t की जगह थीटा आएगा. सो नाउ यहाँ से x आपका कॉमन, सो इट बिकम डी स्क्वायर प्लस 1x इक्वल टू 0. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, डी की वैल्यू डी स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड डी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. ठीक है. सो इन दिस केस इट्स जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा. ठीक है. अब इस केस में अगर आप a की वैल्यू पुट करते हैं c1 cos c2 और b की वैल्यू c1 sin c2, तो यहाँ पुट करेंगे. सो दोनों से c1 कॉमन आ जाएगा. इट बिकम cos a cos b प्लस sin a sin b एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos a माइनस b. सो इट बिकम cos थीटा माइनस c2. ठीक है. सो इसने डायरेक्टली ये वाली फॉर्म लिखी है, ये इस तरीके से आती है. नेक्स्ट इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं. x इज u माइनस म्यू अपॉन एच स्क्वायर. u की वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन r. नाउ
जो आपकी फॉर्म होती है, दिस इज एल अपॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, सेंट्रल ऑर्बिट की, ठीक है, कॉनिक की, इक्वेशन ऑफ कॉनिक इन पोलर फॉर्म। तो इसका मीनिंग हमें एक 1 लेके आना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग इस फैक्टर को 1 बनाना है तो म्यू अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। सो कंप्लीट इक्वेशन को म्यू अपॉन एच स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एच स्क्वायर अपॉन म्यू से मल्टीप्लाई। तो यहाँ आपका आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन आर इक्वल टू दिस बिकम -1 और इसे राइट में शिफ्ट करेंगे, इट बिकम +1 प्लस C1 एच स्क्वायर अपॉन म्यू कॉस थीटा माइनस C2। नाउ इसे हम L सपोज कर लेते हैं, सपोज दिस इज L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस, इसे E सपोज कर लेते हैं इस फैक्टर को, सो 1 प्लस E कॉस थीटा, ठीक है, और इसे न्यू एंगल थीटा डैश ले सकते हैं। So which is the polar equation of conic of the form L upon R is equal to 1 plus E cos theta, where semi-later sector means L की वैल्यू होगी h square upon mu and eccentricity is E को इससे कंपेयर करेंगे, so E की वैल्यू आ जाएगी C1 h square upon mu। Now conic के अंदर we have 3 types of conic, number 1 parabola, number 2 ellipse, number 3 hyperbola। पैराबोला आपका ओपन कर्व होता है, एक तरीके से अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड या टूवर्ड्स राइट या लेफ्ट, बट इट इज अ ओपन कर्व, ठीक है। इलिप्स आपका क्लोज कर्व होता है, और हाइपरबोला भी अगर आप देखें तो इस तरीके से आपकी लाइन होती है, जैसा पैराबोला एक हमने इधर ड्रॉ कर दिया, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में सिमेट्रिकल, ठीक है। तो इसका मीनिंग पैराबोला और हाइपरबोला दोनों ओपन कर्व है, बट ओनली क्लोज कर्व इज इलिप्स। सो दिस मीन्स जो प्लैनेट होगा इट डिस्क्राइब, सो इसका मीनिंग जो पाथ होगा दिस इज एन इलिप्स, क्योंकि यहाँ जो प्लैनेट सन के अबाउट जब रिवॉल्व करता है इट डिस्क्राइब्स द क्लोज कर्व, ठीक है। सो दिस मीन्स प्लैनेट डिस्क्राइब्स एन ellipse and this is the Kepler's first law, ठीक है। नाउ कम टू सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ के लिए यहाँ से हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया ट्रेस्ड आउट बाय द सेक्टर रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द पार्टिकल टू अ फिक्स पॉइंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू h/2 फॉर द सेंट्रल ऑर्बिट। यहाँ देखिए जो इक्वेशन ऑफ पाथ आ रही है दिस इज अ कॉनिक, ये जो इक्वेशन ऑफ पाथ आ रही है दिस इज अ conic, or we can say this is a central orbit, और central orbit के केस में we know that rate of description of sectorial area is constant and it is equal to h/2, or this proves that it covers equal area in equal time, so this proves the Kepler's second law। now third law में prove करना है t square is proportional to 2a का whole cube। so इसके लिए हम suppose कर लेते हैं if a and b are the length of semi major and minor axis, capital is the time for one revolution, then capital T का फॉर्मूला एरिया ऑफ इलिप्स अपॉन रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया, सो फॉर्मूला पाई ए बी अपॉन h/2, 2 को ऊपर शिफ्ट कर दिया, h की वैल्यू रूट म्यू एल, एल की वैल्यू बी स्क्वायर अपॉन ए, बी को आउटसाइड लेके आते हैं तो वो बी स्क्वायर आउटसाइड आके बी आ जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा, ए को ऊपर शिफ्ट कर दो सो इट बिकम ए की पावर 3/2। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड सो इट बिकम टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर ए क्यूब अपॉन म्यू, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सो इट बिकम 2a का होल क्यूब, pi square upon 2 mu. This is constant, so we can write t square is proportional to 2a का whole cube, which is Kepler's third law. So in this way, we can say that this Newton's law implies Kepler's 3 laws. Now the converse. Converse हम suppose करते हैं. Suppose we assume 3 Kepler's laws and prove Newton's law of gravitation. न्यूटन्स लॉ प्रूफ करने के लिए हमें दो चीज प्रूफ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैग्नीट्यूड होगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर या प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसीडर करते हैं कैप्लर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट बिकॉज इट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम एंड इट इज इक्वल टू h/2। नाउ h को हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, सो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट। सो इसका मीनिंग अगर ये टर्म कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, इसका डेरिवेटिव कहते हैं डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू 0, और 1 अपॉन आर से हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नाउ दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, दिस मीन्स ट्रांसवर्स कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज 0।
तो उसका मीनिंग एक्सेलरेशन का जो ट्रांसफर्स कंपोनेंट 0 है। एक्सेलरेशन हैज टू कंपोनेंट्स, रेडियल एक्सेलरेशन एंड ट्रांसफर्स। तो यहाँ से हमने शो कर दिया ट्रांसफर पार्ट 0 है, सो दिस मीन्स इट हैज ओनली रेडियल एक्सेलरेशन, और रेडियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सन। ठीक है, तो यहाँ से हमने डायरेक्शन शो कर दी, इट इज टुवर्ड्स द सन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो आपका सेंट्रल होगा एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। सेकेंड हमें फाइंड आउट करना मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए मीन्स हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम सपोज करते हैं कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पार्ट डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल इज इलिप्स अबाउट द सन। So in this case, consider equation of ellipse in polar form. L upon r is equal to 1 plus e cos theta, where e is less than 1 for ellipse. Now r की वैल्यू, u की वैल्यू 1 upon r को पुट करते हैं u. So ul equal to this, u की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. Now differentiate with respect to theta, du by d theta की वैल्यू अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, इट्स डबल डेरिवेटिव. Now consider differential equation of central orbit in polar form. नेक्स्ट यहाँ u और डी स्क्वायर यू बाई डी थीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ई कॉस थीटा अपॉन एल कैंसिल, सो वैल्यू इज एच स्क्वायर यू स्क्वायर. सो u की वैल्यू पुट कर दो 1 अपॉन आर स्क्वायर. नेक्स्ट अब यहाँ देखिए वैल्यू आ रही है एच स्क्वायर अपॉन एल इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर. एल तो आपका कांस्टेंट है. नेक्स्ट अब हमें प्रूव करना है एच इज ऑल्सो कांस्टेंट. ठीक है, सो उसके लिए टी हम कंसीडर करते हैं नाउ थर्ड लॉ. अब इसमें एक चीज़ और देखिए, आपने सेकेंड लॉ से तो डायरेक्शन प्रूव कर दी, फर्स्ट लॉ हम लेके चले थे, उससे हमारा फोर्स की वैल्यू इतनी आ गई. नेक्स्ट अब हम थर्ड लॉ की हेल्प से प्रूव करेंगे दैट एच स्क्वायर एच इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, now time period is area of ellipse upon rate of description of sectorial area 2 pi ab upon h by 2 by Kepler's third law. T square is proportional to 2a का whole cube. तो यहाँ टी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं. ए क्यूब को हमने डिवाइड में शिफ्ट कर लिया. टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करिए, 2 आपका ऊपर जाएगा, देन स्क्वायरिंग करेंगे, इट बिकम 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर से ए क्यूब में 2 पावर्स कैंसिल, रिमेनिंग इज बी स्क्वायर अपॉन ए. बी स्क्वायर अपॉन ए इज एल. 4 पाई स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, इसे भी राइट पे शिफ्ट कर दो. सो एल अपॉन एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट, दिस मीन्स अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो भी कॉन्स्टेंट होगा, मीन्स एच स्क्वायर अपॉन एल इज कॉन्स्टेंट. यहाँ से हमने कंप्लीट शो कर दिया दिस एच स्क्वायर अपॉन एल इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो दिस मीन्स एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एल, और इसे कॉन्स्टेंट को हम म्यू कंसीडर कर लेते हैं. सो वी कैन से दैट, और अगर m मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी. दिस मीन्स फोर्स varies inversely as the square of the distance between them, and this shows Newton's law of gravitation. So this means Kepler's law implies Newton's law. So यहाँ हमने दोनों के लिए प्रूफ कर दिया, and this means we can say that Kepler's law and Newton's law both are equivalent. So I hope this article will be clear to you all. आज के लिए इतना ही, आप यहाँ तक करिएगा. ओके.